हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं ये सोचना ही कमाल का है। हम में से कई लोग गाड़ी चलाते हैं और ठीक है हम मैकेनिक ना हो पर फिर भी एक अंदाजा सा होता है कि इंजन और पहिए कैसे काम करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हवाई जहाज वो तो हवा में तैरते किसी जादू जैसे लगते हैं, है ना? ये बिल्कुल, ये जादू नहीं तो जादू की एक बहुत शानदार तरकीब जरूर है। कुछ लोग तो बड़े आराम से बैठ जाते हैं। हाँ। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि ये लोहे का भारी पक्षी उन्हें सुरक्षित पहुंचा देगा। पर सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के मन में थोड़ी घबराहट रहती ही है। रहती है, हाँ। आखिर अपनी जान एक मशीन के हवाले करना थोड़ा अजीब तो लगता है। हाँ, और मुझे लगता है ये घबराहट अक्सर जानकारी की कमी से आती है। जैसे मन में सवाल घूमते रहते हैं, अरे क्या पंख ठीक से हिल रहे हैं? हाँ हाँ ये अजीब सी आवाज कहाँ से आई? हाँ। कहीं ये हवा के झटकों टर्ब्यूलेंस से जहाज गिर तो नहीं जाएगा? और वो पायलट ऊपर आखिर कर क्या रहे हैं? पर शायद जितना हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, है ना, उतना ही सफर का मजा ले पाएंगे। आप सही कह रहे हैं। 100 साल पहले तो सोचिए, बहुत कम लोग यकीन करते थे कि इंसान हवा से भारी मशीन उड़ा भी पाएगा। अच्छा। हाँ, कई वैज्ञानिकों ने इसे बाकायदा नामुमकिन कहा था। उड़ना शायद इंसान का सबसे पुराना सपना रहा है, पर हजारों साल की नाकाम कोशिशों ने एक शक सा पैदा कर दिया था। हाँ, पुरानी कहानियों में। बिल्कुल, पुरानी कहानियों में सिर्फ देवताओं या परियों के पंख होते थे। राइट बंधुओं की पहली उड़ान के बाद भी लोगों का यकीन करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, स्कूलों में तो हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज बर्नौली इफेक्ट से उड़ते हैं, मतलब कि पंखों के ऊपर हवा तेजी से बहती है। हाँ, तो दबाव कम हो जाता है और नीचे से ज्यादा दबाव जहाज को ऊपर उठाता है। क्या ये सही है? देखिए, ये पूरी कहानी नहीं है। कह सकते हैं कि ये सिर्फ आधा सच है। आधा सच? हाँ, अगर सिर्फ यही वजह होती तो फिर आप सोचिए विमान उल्टे कैसे उड़ पाते हैं? हाँ, ये तो है। या वो प्लेन जिनका पंख बिल्कुल सपाट होता है वो कैसे उड़ते? बर्नौली इफेक्ट अपना रोल निभाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली हीरो कोई और है। तो फिर असली राज क्या है? विमान हवा में टिका कैसे रहता है फिर? असली वजह है न्यूटन का तीसरा नियम। याद है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, एक्शन रिएक्शन वाला। बिल्कुल। विमान असल में भारी मात्रा में हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, जोर से, और इसी क्रिया की प्रतिक्रिया में हवा विमान को ऊपर उठाती है। अच्छा, जैसे तैरते वक्त पानी को पीछे धकेलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, वैसा ही कुछ? बिल्कुल, आपने सही समझा। हवा भी एक तरह से पानी की तरह ही एक तरल पदार्थ जैसा बर्ताव करती है। विमान के पंख इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो हवा को नीचे की ओर मोड़ सकें। अरे वाह! आप अंदाजा लगाइए, एक बोइंग 737 जैसा विमान उड़ने के लिए हर सेकंड लाखों क्यूबिक फीट हवा को नीचे धकेलता है। यही न्यूटन का असली खेल है। और मैंने एक क्वांडा इफेक्ट के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज है और ये कैसे मदद करती है इसमें? हाँ, क्वांडा इफेक्ट भी इसमें मदद करता है। ये एक दिलचस्प चीज है। इसका मतलब है कि हवा किसी भी घुमावदार सतह से चिपक कर बहने की कोशिश करती है। अच्छा। तो जब हवा पंख की ऊपरी घुमावदार सतह पर बहती है तो वह सतह से चिपक कर नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इससे हवा को नीचे धकेलने में और मदद मिलती है। समझ गया। तो पंख हवा को नीचे मोड़ता है, लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमा है? मतलब क्या होगा अगर पंख का कोण हवा के साथ बहुत ज्यादा हो जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पंख का हवा के बहाव के साथ जो कोण बनता है उसे हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। अब इस कोण को बढ़ाने से लिफ्ट बढ़ती है, पर सिर्फ एक हद तक, लगभग 15 डिग्री के आसपास, या उसके बाद हवा पंख की सतह से ठीक से चिपक कर बह नहीं पाती, वो अलग होने लगती है। अच्छा। इससे लिफ्ट अचानक बहुत कम हो जाती है और इसी को स्टॉल कहते हैं। स्टॉल? हाँ, और ये समझना जरूरी है कि स्टॉल का मतलब इंजन बंद होना नहीं है। नहीं है, हाँ, ये बस लिफ्ट का खत्म होना है। बिल्कुल, पंखों से लिफ्ट खत्म होना है। ये सब हवा को नीचे धकेलने पर निर्भर करता है, पर हवा तो इतनी अदृश्य और हल्की सी महसूस होती है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, हवा अदृश्य जरूर है, पर हल्की बिल्कुल नहीं। ये असल में गैसों का मिश्रण है, ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका बाकायदा वजन और दबाव होता है। वजन भी होता है? हाँ जी, वजन भी और दबाव भी। जैसे समुद्र तल पर हवा का दबाव काफी होता है, करीब 14.7 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच, पर हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दबाव हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से बराबर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं,
हवा पतली होती जाती है और दबाव कम होता जाता है। विमान इसी हवा के गुण का, इसी दबाव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब विमान के कुछ हिस्से तो हम सब ने देखे हैं, जैसे पंख। जी। लेकिन इन पंखों पर भी कुछ हिलने वाले हिस्से होते हैं, वो फ्लैप्स और स्लेट्स और स्पॉइलर भी होते हैं शायद। हाँ। इनका क्या काम है? हाँ, बिल्कुल। पंख तो खैर लिफ्ट पैदा करने के लिए हैं ही। फ्लैप्स जो पंख के पिछले किनारे पर होते हैं और स्लैट्स जो आगे के किनारे पर होते हैं, ये खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बाहर निकलते हैं। अच्छा, कम स्पीड पर। हाँ, ये पंख का आकार और इसकी गोलाई मतलब कर्व बढ़ा देते हैं ताकि विमान धीमी रफ्तार पर भी ज्यादा हवा को नीचे धकेलकर ज्यादा लिफ्ट पैदा कर सके। और स्पॉइलर? स्पॉइलर पंखों के ऊपर लगे पैनल होते हैं। हवा में ये थोड़े से उठकर लिफ्ट को कम करते हैं और जिससे विमान को धीमा करने या नीचे लाने में मदद मिलती है। और लैंडिंग के फौरन बाद ये पूरी तरह ऊपर उठ जाते हैं ताकि विमान जमीन पर अच्छे से टिका रहे, उछले नहीं। समझ गया। और इंजन, वो कैसे विमान को इतनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं? जेट इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। वो हवा को सामने से जोर से अंदर खींचते हैं, अंदर उसे कंप्रेसर ब्लेड से बहुत ज्यादा दबाया जाता है, फिर उसमें ईंधन मिलाकर जलाया जाता है। इससे बहुत गर्म गैसें बहुत तेजी से पीछे की तरफ निकलती है और न्यूटन के नियम के अनुसार इसी क्रिया की प्रतिक्रिया में विमान को आगे की ओर धक्का मिलता है। थ्रस्ट। हाँ, थ्रस्ट। आजकल के जो आधुनिक हाई बाईपास इंजन है, उनमें सामने वाला बड़ा पंखा ही ज्यादातर थ्रस्ट पैदा करता है, इंजन के अंदरूनी गर्म हिस्से से भी ज्यादा। वो बहुत सारी हवा को पीछे फेंकता है। ओके। अच्छा, उड़ान के दौरान ये जो तरह तरह की आवाजें आती हैं, खटपट, इंजन कभी तेज कभी धीमा, और फिर वो टर्बुलेंस, ये सब काफी डरा सकते हैं। हाँ, ये चिंताएं बहुत आम हैं। देखिए, टेक ऑफ के वक्त इंजन का शोर तेज होना तो स्वाभाविक है, उन्हें पूरी ताकत लगानी होती है। हाँ। पहियों के जमीन छोड़ने या लैंडिंग गियर के अंदर बाहर होने पर खट या क्लंक जैसी आवाज आना बिल्कुल सामान्य है। वो मशीनरी की आवाज है। अच्छा। अगर उड़ान के दौरान आपको लगे कि इंजन की आवाज कम हो गई है, तो अक्सर पायलट ऊंचाई बनाए रखने के लिए या शोर कम करने के नियमों के तहत थ्रस्ट को कम करते हैं। ये नॉर्मल है। और वो घंटियां जो बजती रहती हैं, केबिन में बजने वाली घंटियां, वो जो डिंग डोंग की आवाज आती है, वो ज्यादातर क्रू आपस में बात करने के लिए या किसी यात्री के कॉल बटन दबाने से बजती हैं। वो खतरे का संकेत नहीं है। और टर्बुलेंस, वो सबसे डरावना लगता है। हाँ, टर्बुलेंस वो हवा में बस सामान्य उतार चढ़ाव है, जैसे नाव लहरों पर ऊपर नीचे होती है या हमारी गाड़ी कभी-कभी गड्ढे वाले सड़क पे हिलती है। थोड़ी असहजता जरूर हो सकती है, पर विमान इसके लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए होते हैं। ये उनके लिए खतरनाक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समझना कि विमान कैसे हवा के इस अदृश्य समंदर में तैरते हैं, न्यूटन के नियमों, कोरांडा इफेक्ट और इन सब मशीनी हिस्सों की मदद से वाकई इस अनुभव को कम डरावना और शायद ज्यादा हैरत अंगेज बना देता है। बिल्कुल। हर एक उड़ान असल में इंजीनियरिंग, भौतिकी और इंसानी सूझबूझ का एक मिला जुला एक जटिल कमाल है। एक ऐसा कमाल जो रोज लाखों लोगों को सुरक्षित दुनिया भर में पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हवाई सफर के बारे में जब हम सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहले हवाई जहाज ही दिमाग में आता है। लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया वो कितनी अलग है। हाँ, बिल्कुल। आज हम हवाई यात्रा के कुछ ऐसे ही अनदेखे दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। जैसे ईंधन की खपत है, हमारा सामान कैसे सफर करता है, और हाँ, वो टिकट की कीमतें क्यों इतनी घटती बढ़ती रहती हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बाहर से देखने में जितनी सीधी सादी लगती है, अंदर से उतनी ही आप कह सकती हैं जटिल और कई बार हैरान करने वाली है। चलिए कुछ अहम पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं उस चीज से जिसके बिना जहाज उड़ ही नहीं सकता, ईंधन। ये तो सब जानते हैं कि हवाई जहाज भाई बहुत ईंधन पीते हैं, पर कितना, अंदाजा है कुछ? हाँ, आंकड़े सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। एक सामान्य जेट विमान उसे सिर्फ गेट से रनवे तक ले जाने में, मतलब टैक्सी करने में ही करीब 75 गैलन ईंधन जल जाता है। सिर्फ टैक्सी करने में। बाप रे। जी। और उड़ते समय एक बोइंग 737 जैसा आम विमान हर घंटे लगभग 800 गैलन इस्तेमाल करता है। 800 गैलन। हाँ, वैसे एविएशन इंडस्ट्री में ना पेशेवर लोग गैलन में कम, वजन में ज्यादा बात करते हैं, पाउंड में। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि देखिए,
तापमान के साथ ईंधन का वॉल्यूम मतलब गैलन थोड़ा बदल सकता है, पर वजन तो उतना ही रहेगा ना। तो जेट फ्यूल का वजन करीब 6.7 पाउंड प्रति गैलन होता है। तो वो 800 गैलन मतलब करीब 5,300 पाउंड हो गया हर घंटे। 5,000 पाउंड से ज्यादा हर घंटे। और जो बड़े वाले जहाज होते हैं, जंबो जेट जैसे, उनका क्या हिसाब है? हाँ, जैसे एक बोइंग 747 है, वो विशाल विमान तो हर घंटे लगभग 4,000 गैलन यानी करीब 26,800 पाउंड ईंधन जलाता है। 4,000 गैलन। इसका मतलब हुआ हर सेकंड में 1 गैलन से भी ज्यादा। हर सेकंड? ये तो बहुत ही ज्यादा है। सुनने में तो लगता है, लेकिन यहाँ ना वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात आ जाती है, पैमाने का अर्थशास्त्र। पैमाने का अर्थशास्त्र हवाई जहाज में कैसे? ऐसे समझिए, अगर एक 747 में मान लीजिए 200 यात्री बैठे हैं, तो प्रति यात्री ईंधन की जो खपत होगी वो एक औसत SUV जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठा हो, उसकी तुलना में शायद 3 गुना तक कम हो सकती है। अच्छा, मतलब ज्यादा यात्री तो प्रति यात्री कम ईंधन। बिल्कुल। तो इतनी ज्यादा खपत के बावजूद अगर प्रति यात्री माइलेज देखें तो ये बड़े विमान असल में काफी कुशल साबित हो सकते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। चलो, ईंधन की बात तो हुई, लेकिन उड़ान का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है हमारा सामान। हाँ, लगेज। जब हम काउंटर पर अपना बैग दे देते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है? कैसे पहुंचता है वो सही जहाज तक? क्या बस कन्वेयर बेल्ट पर घूमता रहता है? अरे नहीं, ये सिर्फ कन्वेयर बेल्ट से कहीं ज्यादा जटिल चीज है, खास तौर पर बड़े हवाई अड्डों पर। हाँ। काउंटर पर बैग देने के बाद ना वो एक तरह की हाई टेक दौड़ में शामिल हो जाता है। जैसे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट खोलें, वहां लेजर स्कैनर्स हैं जो टैग को पढ़ते हैं। हाँ, फिर मैकेनिकल हाथ होते हैं, पुशर आर्म्स कहते हैं उन्हें। हाँ। वो बिजली की तेजी से मतलब 1 मिनट में 80 बैग तक उसे सही वाली बेल्ट पर धकेल देते हैं। 1 मिनट में 80 बैग? हाँ, और आखिर में रोबोट वाले हाथ उसे उठाकर प्लेन तक ले जाने वाले कार्ट या ट्रक में रख देते हैं। वाह, मतलब लगभग पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है ये तो। काफी हद तक। और कुछ एयरपोर्ट तो इससे भी आगे हैं। डेनवर का सुना है? हाँ, डेनवर का कुछ खास है शायद। बिल्कुल, डेनवर में तो डेस्टिनेशन कोडेड व्हीकल्स है, DCVs। अच्छा। ये छोटी बिना ड्राइवर की रेलगाड़ियों जैसी होती हैं। ये एयरपोर्ट के नीचे बनी सुरंगों के एक पूरे नेटवर्क में दौड़ती हैं। करीब 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और बैग को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाती हैं। कमाल है, सुरंगों में दौड़ती गाड़ियां। हाँ, लेकिन देखिए, इतनी सारी तकनीक के बावजूद पूरी तरह परफेक्ट नहीं है सिस्टम। मतलब गड़बड़ होती है। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि हर 1,000 यात्रियों पर करीब 4 से 5 बैग या तो गलत जगह पहुंच जाते हैं या कभी-कभी खो भी जाते हैं। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मिल जाते हैं। कितने? मतलब क्या संभावना है? आंकड़ों के हिसाब से लगभग 80% खोया हुआ सामान 1 दिन के अंदर ही मिल जाता है और करीब 99% 5 दिनों के भीतर। तो उम्मीद रहती है। चलो, ये राहत की बात है। वैसे सामान की सुरक्षा सिर्फ खोने से ही नहीं जुड़ी है ना, उसमें क्या ले जा रहे हैं ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज है जो हवाई जहाज पर ले जाना बिल्कुल मना है, वो है पारा, मर्क्यूरी। पारा? अरे हाँ, वो थर्मामीटर वाला, वो क्यों मना है? क्योंकि पारा जो है ना, वो एल्यूमिनियम धातु को बहुत बुरी तरह से गला सकता है, मतलब उसे कमजोर कर सकता है। अच्छा। और हवाई जहाज का जो ढांचा होता है उसका काफी बड़ा हिस्सा एल्यूमिनियम से ही बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुरक्षा के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, सुरक्षा की बात चलिए, तो आजकल एयरपोर्ट पर जो चेकिंग होती है वो तो बहुत सख्त होती है। क्या हमेशा से ऐसा ही था या पहले जमाना कुछ अलग था? अरे, जमाना बिल्कुल अलग था। आज से 40-50 साल पहले की बात करें तो एयरपोर्ट सुरक्षा का नजारा सोच से परे है आज के हिसाब से। कैसा था? तब सुरक्षा का ध्यान मुख्य रूप से किस पर होता था? तस्करी पर, या कोई जेब वगैरह ना काट ले, बस। सच में? हाँ, आम लोग मतलब यात्री या उनके रिश्तेदार आराम से टहलते हुए रनवे तक जा सकते थे, प्लेन को पास से देख सकते थे। रनवे तक? बिना किसी रोक टोक के। जी हाँ। और सबसे मजे की बात सुनिए, उड़ान के दौरान यात्री कॉकपिट में जाकर पायलट से मिल सकते थे, बातें कर सकते थे। क्या कह रही हैं? कॉकपिट में? ये तो आज सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन फिर चीजें बदली। क्यों बदली? क्या हुआ ऐसा? ये बदलाव धीरे धीरे आया, खासकर 1960 के दशक में,
जब विमान अपहरण की घटनाएं, बॉम्ब विस्फोट वगैरह होने लगे। ओह, लेकिन जो बड़ा मोड़ आया वो था 1972 में। तब अमेरिका में ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर यात्री और उसके सामान की स्क्रीनिंग होगी, तलाशी होगी। 1972 से? हाँ, उसी के बाद फिर ये मेटल डिटेक्टर, जिन्हें मैग्नेटोमीटर कहते हैं, और एक्सरे मशीनें, ये सब एयरपोर्ट पर स्टैंडर्ड बन गई। वैसे एक दिलचस्प बात ये भी है कि अमेरिका में इन मशीनों के इस्तेमाल को ना प्राइवेसी यानी निजता का हनन मानकर कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इसे ठीक माना, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली की तलाशी का मकसद सिर्फ हथियार और विस्फोटक ढूंढना होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी कि ये नियम बिना किसी भेदभाव के सभी यात्रियों पर एक जैसा लागू हो। समझ गया। और फिर 9/11 ने तो सब कुछ और बदल दिया होगा। बिल्कुल, 9/11 के हमलों के बाद सुरक्षा नियम बहुत ज्यादा कड़े हो गए। सबसे बड़ा बदलाव था कॉकपिट के दरवाजों को लेकर। उन्हें बेहद मजबूत बनाया गया और ये नियम बन गया कि उड़ान के दौरान वो हमेशा बंद और लॉक रहेंगे, किसी भी कीमत पर। हाँ, ये तो है। सुरक्षा के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर हवाई यात्री के मन में कभी न कभी जरूर आता है। कौन सा सवाल? ये टिकट की कीमतें। ये इतनी क्यों बदलती रहती हैं? मतलब आज देखो तो कुछ, कल देखो तो कुछ और। एक ही फ्लाइट के लिए अलग अलग लोग अलग अलग दाम क्यों देते हैं? हाँ, ये हवाई यात्रा के अर्थशास्त्र का शायद सबसे पेचीदा और लोगों को कंफ्यूज करने वाला पहलू है तो देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1978 तक अमेरिका में क्या था कि सरकार किराया तय करती थी। सरकार तय करती थी? हाँ, तो किराया ज्यादातर स्थिर रहता था, दूरी के हिसाब से तय होता था, लेकिन आमतौर पर महंगा होता था। फिर आया डीरेगुलेशन का दौर, मतलब सरकार ने किराया तय करना बंद कर दिया, नियंत्रण हटा लिया। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? किराया कम हो गया, सब सस्ता हो गया? हाँ भी और नहीं भी। देखिए, जो व्यस्त रूट थे, जहां कई एयरलाइंस थीं, वहां कंपटीशन बढ़ा। हाँ, तो उन रूट्स पर औसत किराया कम हुआ, ये सच है। लेकिन जो छोटे शहर थे, जहां शायद एक ही एयरलाइन जाती थी, वहां कंपटीशन था ही नहीं। तो वहां किराया कम होने के बजाय बढ़ भी गया कई मामलों में। तो इसका असर मिला जुला रहा। अच्छा, लेकिन कीमतें जो रोज बदलती हैं, उसका कारण ये डीरेगुलेशन तो नहीं है? नहीं, उसका मुख्य कारण कुछ और है। एयरलाइन की जो सीटें होती है ना, वो एक तरह की पेरिशेबल इन्वेंट्री है। पेरिशेबल जैसे फल सब्जी, मतलब खराब होने वाली चीज? बिल्कुल, जैसे फल अगर टाइम पर न बिके तो खराब हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। हाँ, वैसे ही हवाई जहाज ने एक बार उड़ान भर ली तो जो सीट खाली रह गई उसकी कीमत क्या हुई? शून्य। वो बेकार हो गई उस उड़ान के लिए। बात तो सही है। तो एयरलाइंस की कोशिश क्या रहती है कि हर सीट से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, कोई सीट खाली ना जाए और जो बिके वो सही दाम पर बिके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो बहुत जटिल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें यील्ड मैनेजमेंट या रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यील्ड मैनेजमेंट, ये कैसे काम करता है? ये सॉफ्टवेयर लगातार बहुत सारी चीजों पर नजर रखता है, जैसे कितनी सीटें अब तक बिक चुकी हैं, यात्रा की तारीख कितनी पास या दूर है, उस रूट पर मांग कैसी चल रही है, हफ्ते का कौन सा दिन है, कोई छुट्टी या इवेंट तो नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें। बाप रे, इतना सब कुछ? हाँ, और इन सारे फैक्टर्स के आधार पर वो बची हुई हर एक सीट की कीमत लगातार एडजस्ट करता रहता है, ऊपर नीचे। अच्छा, तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल आखिरी मिनट पर कोई टिकट लें, खासकर बिजनेस ट्रिप के लिए, तो वो बहुत महंगी मिलती है। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पता है कि इस वक्त जरूरत ज्यादा है और यात्री शायद ज्यादा कीमत देने को तैयार होगा। और अगर महीनों पहले छुट्टी के लिए बुक करें तो सस्ती मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि तब एयरलाइन को जल्दी सीटें भरने की चिंता होती है, तो वो कम दाम पर भी बेचने को तैयार रहती है। ये एक तरह की डायनामिक प्राइसिंग है, लगातार चलने वाली नीलामी समझिए इसे। कमाल है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट, जिसमें 2 उड़ानें लेनी पड़ती हैं, वो सीधी एक उड़ान से सस्ती मिल जाती है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शायद सीधी उड़ान की मांग ज्यादा हो या कनेक्टिंग फ्लाइट की सीटें भरने के लिए एयरलाइन कम दाम ऑफर कर रही हो। ये सब उसी यील्ड मैनेजमेंट का खेल है, मांग और आपूर्ति का एक बहुत ही गतिशील संतुलन। वाह, तो आज हमने हवाई यात्रा के कितने सारे छुपे हुए पहलू देख लिए। हाँ, कैसे वो भीमकाय जहाज असल में ईंधन का इस्तेमाल काफी सोच समझकर कुशलता से करते हैं, कैसे हमारा सामान पर्दे के पीछे एक हाईटेक सफर तय करता है, सुरक्षा कैसे वक्त और जरूरत के हिसाब से इतनी बदल गई
और हाँ, टिकट की कीमतों के पीछे का वो जटिल गणित। सही कहा। ये सारी चीजें, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, अर्थशास्त्र, ये सब मिलकर उस हवाई यात्रा को मुमकिन बनाती हैं, जिसे हम और आप अक्सर बस एक सामान्य सी बात मान लेते हैं। बिल्कुल। हर उड़ान के पीछे वाकई एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है। एक अद्भुत संगम है ये सब। तो ये जो जानकारी हमने साझा की, क्या ये उपयोगी लगी? कोई पहलू ऐसा था जो खासतौर पर दिलचस्प लगा, या कोई नया सवाल है जो मन में आया हो? हाँ, हमें जरूर बताइए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। और क्या हम इसे आपके लिए और बेहतर बना सकते हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।